आज हम बात करेंगे सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप भी अपने घर पे, अपने इंडस्ट्री पे, अपनी फैक्ट्री पे या कहीं पे भी सोलर प्लांट लगवाने जा रहे हैं, या आपने लगवाया हुआ है, तो उसको किस तरह से हम तूफान या तेज़ हवा से सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है जब भी कोई तूफान या आंधी आती है तो काफ़ी नुकसान होता है सोलर प्लांट को। काफ़ी जगह आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी फ़ोटोज़ जो वायरल होती हैं कि प्लांट उड़ जाता है, सामने गिर जाता है घर के, या कोई और नुकसान हो जाता है किसी तरह का। तो इस होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, प्लांट लगवाने के टाइम किस किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर लगवाना चाहिए, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं स्ट्रक्चर में, किस तरह के चैनल्स होते हैं, ताकि नए प्लांट्स ताकि अगर आप प्लांट लगवाने जा रहे हो तो वेंडर के साथ आपको कौन कौन सी चीज़ स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म पहले से कर लेनी चाहिए, तो आपके प्लांट को आने वाले समय में सुरक्षित रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में, सोलर स्ट्रक्चर में कौन कौन से किस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं। मैंने कुछ सैंपल भी अपने पास रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, जो चैनल्स यूज़ किए जाते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जिनको काट के स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला ये है, इसको स्टड चैनल बोलते हैं। ये स्लॉटेड और बिना स्लॉटेड दोनों तरह का आता है। जिसमें ये सुराख होते हैं इसको स्लॉटेड बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो 41x41 mm का होता है अप्रॉक्सीमेट, और जो इसकी थिकनेस है वो 1.6 mm, 2 mm, 2.2 mm और 3 mm, इस तरह वेरिएबल थिकनेस में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। दूसरे टाइप का जो चैनल है उसको सी चैनल बोलते हैं, सी लेग चैनल भी बोल देते हैं। इसका जो साइज होता है वो 41x84 mm तक अप्रोक्सीमेट इसका साइज होता है, और थिकनेस सेम इसमें भी 1.6, 2 mm, 2.2 mm, 3 mm, इस तरह इसमें अलग अलग थिकनेस आती है। ये किस मटेरियल से बना होता है, इसमें जो सोलर स्ट्रक्चर है उसमें 3-4 तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। एल्युमिनियम है, MS है, माइल्ड स्टील जिसको बोलते हैं, GI है यानी कि प्री गैल्वेनाइज्ड, और हॉट डिप है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है, मोस्टली जो आपने भी देखा होगा, जो मेरे हाथ में है, ये प्री गैल्वेनाइज्ड है। ये शीट से बनाया जाता है। इनमें जो शीट्स हैं वो SR स्टील, ज्योति स्टील, टाटा स्टील, इस तरह की, अपोलो की है, एशियन स्टील है, काफ़ी तरह की कंपनियों की ये मार्केट में अवेलेबल है। जो स्ट्रक्चर वाले वेंडर हैं, जहाँ से सोलर वाले वेंडर जिनसे आपने प्लांट लगवाना है, वो ये स्ट्रक्चर को खरीद के लगाते हैं। हॉट डिप थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है इससे, लेकिन ये जो है अच्छा है, चलता है सालों साल, इस पर भी जंग नहीं लगता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कहाँ पे ये वाला चैनल यूज़ होता है और कहाँ पे ये वाला चैनल यूज़ होता है। दोस्तों, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इन दोनों चैनल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। जो चैनल, जो स्ट्रक्चर का वर्टिकल पार्ट है, जो लेग है और ये राफ्टर है जिससे हम एंगल देते हैं, दोनों फ्रंट और बैक लेग को जोड़ा जाता है, वो राफ्टर से जोड़ा जाता है, उसको राफ्टर बोलते हैं। ये जो दोनों पार्ट हैं, लेग और राफ्टर, ये दोनों पार्ट सी चैनल से बने होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सी चैनल से बने हों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टड चैनल से थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार क्या है कि वेंडर ऐसे काम हर वेंडर भी नहीं करता। कुछ वेंडर पैसे बचाने के चक्कर में पूरे का पूरा स्ट्रक्चर स्टड चैनल से ही बना देते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, इसके बारे में पता होगा, तो आप उससे पहले बात कर सकते हैं। या कई बार क्या है कि कुछ वेंडर जो हैं कोटेशन में, या आपको जो भी ऑफर आता है उसमें मेंशन कर देते हैं कि हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे या इस थिकनेस का लगाएंगे, लेकिन बहुत से वेंडर जो हैं वो मेंशन नहीं करते हैं कई बार। तो अगर आपके ध्यान में ये चीज़ होंगी तो आप
वेंडर से ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, या फिर उनकी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड साइट है, जो उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं कि उन्होंने किस क्वालिटी का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेग और राफ्टर, ये दोनों सी चैनल के ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर लगे हों तो। और राफ्टर के ऊपर जिसमें पैनल फिट होने हैं, जिसको हम पर्लिन बोलते हैं, वो आप सी चैनल की भी लगा सकते हैं, स्टड चैनल की भी लगा सकते हैं। अगर आप स्टड चैनल की लगाओगे तो इसमें जेड यू लगाने पड़ेंगे, जेड क्लैंप और यू क्लैंप। जेड क्लैंप जो पहले पैनल पे लगता है और यू क्लैंप जो दो पैनल्स के बीच में लगता है। ये जो चैनल है ये जेड यू क्लैंप के साथ पैनल इंस्टॉल करने के काम आता है। लेकिन इसके ऊपर आप इसी तरह का सी चैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जेड यू क्लैंप नहीं लगेंगे, उसमें नट बोल्ट से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी पैनल्स की। दोनों ही सेफ हैं, लेकिन पर्लिन की जगह आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन जो राफ्टर और लेग है, यानी कि जो वर्टिकल पार्ट है और जो दोनों लेग को जोड़ने वाला पार्ट है राफ्टर, वो आप कोशिश करें कि सी चैनल का ही लगवाएं। अब बात आती है इसकी थिकनेस की, कि ये जो चैनल्स हैं ये किस थिकनेस के हमें लगवाने चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम 2 mm थिकनेस इन चैनल्स की जरूर लेनी चाहिए वेंडर से बात करके। ये ना हो कि वो 1.6 का लगा दें या 1.5, जो भी 2 से कम है वो लगा दें, क्योंकि उससे वेट भी कम होगा, स्ट्रेंथ भी कम होगी, सस्ता भी होगा वो। तो अगर आप पे कर रहे हैं अच्छे मटेरियल के लिए तो आपको अच्छा मटेरियल मिलना भी चाहिए। 2 mm से ज़्यादा आप ले सकते हैं अगर वेंडर आप अच्छा बजट, आपका बजट अच्छा है या आप अच्छे पैसे खर्च के अच्छी चीज़ें लगवाना चाहते हैं तो आप 3 mm भी ले सकते हैं, उससे स्ट्रेंथ आपके स्ट्रक्चर की और बढ़ेगी। लेकिन 2 mm भी सफिशेंट है अगर पूरा 2 mm लगे। हाँ, एक चीज़ और कि आप देखोगे कैसे कि ये 2 mm है या 1.6 है या 2.2 है। ये ना हो कि आपने 2 mm का ऑर्डर दिया और आपको 1.6 लगा के दे दिया जाए, या आपने 2.2 का ऑर्डर दिया और आपको 2 mm लगा दिया जाए। तो उसके लिए आप मार्केट से या फिर अमेजोन पे 300 या 400 के बीच में डिजिटल कैलिपर मिल जाता है, या फिर आप माइक्रोमीटर भी उसको बोल देते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं या आप मार्केट से खरीद सकते हैं। उससे बिल्कुल आसानी से आप इसकी थिकनेस जो है वो आप नाप सकते हैं। तो अगर आप 1.5-2 लाख रुपया लगा रहे हो या 5-10 लाख रुपया लगा रहे हो प्लांट लगाने के लिए, तो 300-400 से अगर वो आप टूल खरीद लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में कि जो आपने डिस्कस किया था अपने वेंडर से, जो आपकी बात हुई है जिस स्ट्रक्चर की थिकनेस की, वो लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो ये थी थिकनेस की बात। उसके बाद जो बात आती है कि कई बार बहुत जगह साइट्स पे मैंने देखा है जो पर्लिन है, मान लो डबल डेकर प्लांट आप लगवा रहे हो। डबल डेकर मतलब 5 पैनल नीचे 5 पैनल ऊपर, या 8 पैनल नीचे 8 पैनल उसके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि ये 4 पर्लिन लगी होती है, 1 पर्लिन 2 पर्लिन, इन दोनों पर्लिन के ऊपर एक पैनल आएगा, फिर तीसरी पर्लिन और चौथी पर एक पैनल आएगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक यहाँ पे पर्लिन होती है, एक यहाँ पे पर्लिन होती है, लेकिन सेंटर में 2 पर्लिन की जगह कई वेंडर एक ही पर्लिन लगा देते हैं। यानी कि सेंटर में दोनों पैनल्स को एक कॉमन पर्लिन दे देते हैं। यानी कि इसमें से अगर ये 2 इंच चौड़ी है तो 1 इंच ऊपर वाला पैनल इसके ऊपर आएगा, 1 इंच नीचे वाला पैनल आएगा, और इसके जो जेडयू क्लम्प लगेंगे वो भी दोनों पैनल्स के कॉमन कर देते हैं। कई बार होता है ऐसा, काफ़ी साइट्स पे मैंने देखा है। अगर मेरे को फोटो मिल गई तो मैं वीडियो में ज़रूर डालूंगा, आपको आइडिया थोड़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ ना होने दें, हमेशा हर पैनल की 2 पर्लिन सेपरेट होनी चाहिए। इसकी 2 पर्लिन अलग, ऊपर वाले पैनल की 2 पर्लिन अलग से होनी चाहिए। पर्लिन के बाद जो चीज़ देखी जाती है, जो चीज़ हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिससे स्ट्रक्चर का जो उड़ने का या टूटने का या उसका डैमेज होने का खतरा बढ़ता है, जो चीज़ वेंडर करते हैं कुछ, वो क्या होता है कि लेग्स के बीच में स्पेस, जो आपकी लेग है, बैक लेग जो है या फ्रंट लेग है, तो एक लेग से दूसरी लेग जो है उसमें स्पेस कितना रखा गया। तो आमतौर पे जो पैनल ज़्यादातर लगाते हैं हम, वो 1 मीटर की चौड़ाई का पैनल होता है। अभी तो 1.1 मीटर के भी पैनल आ गए हैं चौड़ाई में, तो 1 मीटर का अप्रोक्सीमेट हम एक लेके चलते हैं पैनल। तो जो भी 2 लेग हैं, जैसे ये 2 लेग हैं,
इनके बीच का जो स्पेस है उसका आप ध्यान रखें कि 2.5 पैनल से ज़्यादा यानी कि 2.5 मीटर से ज़्यादा उसमें स्पेस ना हो। जो पीछे की लेग है, बैक लेग, क्योंकि आगे की लेग तो उनके पैरेलल उनके सामने ही लगनी है, तो जो 2 लेग है पीछे की, उनमें हर लेग के बीच में 2.5 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस जो गैप है वो आप ना रखने दें। उससे होगा क्या कि अगर कई बार कुछ साइट्स पे हमने देखा है कि 2 लेग के बीच में 4 पैनल होते हैं या 3.5 पैनल रखे होते हैं, तो वो जो पर्लिन है जिसके ऊपर पैनल रखा गया, वो थोड़े टाइम बाद जब गर्मी उस पर पड़ती है तो वो नीचे को झुक जाता है, वो देखने में भी बुरा लगता है और सेफ भी नहीं होता है। तो वो आप ध्यान रखें। हाँ, एक और बात, अगर आप जो पर्लिन है वो 3 mm की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अगर आप 3 mm की यूज़ कर रहे हैं फिर आप 3 मीटर तक स्पेस दे सकते हैं 2 लेग के बीच। अदरवाइज आप 2 या 2.5 मीटर तक ही स्पेस रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। 2.5 से जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। आगे इसके एक बात और ध्यान रखने के लिए है, ये जो राफ्टर है इसके बाहर जो पहला पैनल होगा आपका, पहला पैनल इस राफ्टर के कितना बाहर होना चाहिए। ऐसे ही काफ़ी साइट्स हमने देखी हैं जहाँ पे जो पैनल है, जो पहला पैनल है, वो राफ्टर से पूरा ही पैनल बाहर रख दिया जाता है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर एक पैनल राफ्टर के बाहर हवा में ही है, उसके नीचे कुछ नहीं है लेग, ये लास्ट लेग है या पहली लेग है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 फुट तक पैनल को बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना निकालने दीजिए अपने जो भी इंस्टॉलेशन करने आपके घर आए। तो अगर वो बाहर एक पैनल निकालेंगे तो वही समस्या इसमें भी आएगी गर्मी के टाइम में, या थोड़े टाइम बाद जब आपके प्लांट को लगे को थोड़ा टाइम हो जाएगा तो नीचे को वो झुक जाएगा पैनल जो बाहर वाला होगा, तो वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि नीचे झुकेगा तो जो पैनल में गैप है वो बढ़ेगा और आपका जो यू क्लैंप है वो फ्री हो सकता है, तो पैनल आपका निकल के उड़ जाएगा आंधी से या तूफान से, तो वो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये जो बिल्कुल लास्ट वाली या पहली लेग है उससे सिर्फ 1.5 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उससे कम करते हैं तो और भी बेटर है, लेकिन 1.5 फुट से ज़्यादा वो जो पैनल है वो बाहर ना रखें, 1.5 फुट से कम ही रखें। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है जो प्लांट के उड़ने का, जिसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है, वो ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छत पे ही डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं आगे को, या फिर पूरे का पूरा प्लांट ही उड़ के गली में गिर जाता है या किसी पड़ोसी के घर में गिर जाता है। वो किस लिए होता है, वो क्यों होता है? जो एक सी चैनल है, ये आपकी लेग है, लेग के नीचे एक बेस प्लेट होती है, अभी मेरे पास सैंपल नहीं पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये जो बेस प्लेट है ये इसके नीचे लगेगी और इसमें 4 सुराख होते हैं जो कि जिसमें हम फास्टनर लगाते हैं ताकि वो उखड़ ना पाए। तो फास्टनर जो है, कई बार क्या होता है, मोस्टली हमारे जो घर की छतें होती हैं उस पर ईंटों वाली टाइल लगी होती है, ईंट की टाइल होती है। तो ईंट की टाइल जो है वो छत से जो आरसीसी की स्लैब है, जो आरसीसी लेंटर जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, उसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, उनके बीच में मिट्टी होती है। पहले आरसीसी स्लैब डलती है, फिर मिट्टी डलती है, उसके ऊपर ईंटें रख के उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया जाता है। तो यानी कि जो ईंटें हैं उनकी इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं होती है छत के साथ। अगर हम सीधी बेस प्लेट ईंटों के ऊपर रखेंगे, उसमें फास्टनर लगा देंगे, तो जब भी आंधी तूफान आएगा वो आपके पूरे ईंटों के समेत ही लेके प्लांट को उड़ जाएगा। तो वो जो कई बार क्या होता है कि ईंटों के ऊपर रख दिया और ऊपर सीमेंट का वो ब्लॉक बना दिया, वो सीमेंट का ब्लॉक का जो वेट है 1 बाय 1 फुट का या 2 फुट का भी आप बना दोगे तो वो सफिशेंट नहीं है आपके प्लांट को रोक के रखने के लिए। वो वेट इतना कम है कि वो भी साथ में प्लांट के उड़ जाता है। तो वो जो बेस प्लेट है, जब भी आप उसको लगवाएं, अगर तो वेंडर ठीक कर रहा है जैसे मैं बताऊंगा तो ठीक है, नहीं तो उसको रोक के उसको ग्राउटिंग करने के लिए बोले कि जो आपकी बेस प्लेट है उस एरिया से, बेस प्लेट से थोड़ा 3-4 इंच ज़्यादा जगह से आपको टाइल को काटनी है, उसको निकालना है, उसके अंदर जो मिट्टी है उसको भी निकाल के आगे जो आपकी आरसीसी स्लैब है, मेन जो आपका आरसीसी है, उसके ऊपर बेस प्लेट रख के उसमें आप फास्टनर लगवाएं। उसमें फास्टनर लगे होंगे तो चाहे कुछ भी आ जाए आंधी तूफान, आपका प्लांट जो है काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। अगर तो तूफान ही ऐसा हुआ कि सब कुछ ही बह गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत हद तक आपका जो प्लांट है वो सेफ रहेगा, वो उड़ेगा नहीं। यही फ़र्क है, जो प्लांट उड़ जाते हैं और जो बच जाते हैं सेम तूफान में, सेम विंड स्पीड में, उनमें यही फ़र्क होता है।
उसके बाद जो फास्टनर है, मोस्टली एंकर फास्टनर ही यूज़ किए जाते हैं बोल्ट वाले। जब बोल्ट टाइट करते हैं तो अंदर से जो फास्टनर है वो टाइट हो जाता है। तो जो फास्टनर है वो अगर आप थोड़ा अच्छा लगवाना चाहते हैं तो कुछ कंपनीज हैं जैसे फिशर है, हिल्टी है, उनकी थ्रेड रॉड्स आती हैं केमिकल वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वेंडर को या तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ये लगवाना चाहता हूँ, तो इस तरह की जो हिल्टी की थ्रेड रॉड है वो सुराख करके छत में उसमें केमिकल डाल के रॉड डाल दी जाती है और वो अंदर फिक्स हो जाता है। वो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन वो जैसे ये वाला जो एंकर फास्टनर है, ये एक लेग में 4 लगते हैं, तो ये 10 रुपये का एक होता है अप्रोक्सीमेट। लेकिन वो जो है वो आपको 120 रुपये की पड़ेगी और उसका केमिकल जो है वो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो क्वालिटी में तो आप वेंडर को एक्स्ट्रा पैसे दे के ये करवा सकते हो। उसके बाद की जो बात है, फास्टनर के बाद जो नट बोल्ट है, नट बोल्ट कभी भी जो MS के हैं, माइल्ड स्टील के या लोहे के जो नट बोल्ट हम बोलते हैं काले रंग के होते हैं, वो कभी भी यूज़ ना करने दें, कभी भी यूज़ ना करें स्ट्रक्चर में, क्योंकि जंग लग जाएगा उसको और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बारिश में या मिट्टी में जो नीचे बेस प्लेट के नीचे जो बोल्ट लगेंगे वो मिट्टी उसमें सीमेंट भी जाएगा तो जंग लग के वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमेशा जिंक कोटेड हॉट डिप या फिर SS के नट बोल्ट ही यूज़ करें, जैसा भी आपका वेंडर जो भी आप उनसे लेना चाहते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के नट बोल्ट यूज़ करें। और एक ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद जब आपका प्लांट इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो नट बोल्ट है उसको ज़रूर चेक करें। जब भी पैनल की साफ़ सफाई करने के लिए ऊपर जाएं या वैसे भी आप 1 महीने बाद नट बोल्ट जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है इंस्टॉलेशन के टाइम इंस्टॉलर को भी नहीं पता लगता, कोई नट स्लिप हो गया या कुछ कोई नट टाइट नहीं हुआ गलती से, ह्यूमन एरर हो सकता है कभी भी, तो वो वाइब्रेट होगा जब हवा से तो वो खुल जाएगा और प्लांट उड़ सकता है आपका या डैमेज हो सकता है। तो नट बोल्ट आप चेक करते रहें। अगर तो आप खुद कर सकते हैं, आपके पास उसकी जो भी स्पैनर वगैरह चाहिए वो आपके पास है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपको लगता है कोई नट बोल्ट खुला हुआ है या स्लिप है या कोई डैमेज है नट बोल्ट, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलें, वो टीम भेज के आपके जो नट बोल्ट है वो ठीक करवा दें। तो ये जो मेन चीज़ें हैं बेस प्लेट और नट बोल्ट, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ प्लांट की बढ़ाने की बात है, जो लेग होती है, लेग के साथ ये राफ्टर लगा होता है, ऐसे लेग और राफ्टर के बीच में ब्रेसिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर पीछे से प्रेशर, विंड प्रेशर आए तो वो आगे को नहीं झुके। क्रॉस 2 लेग के बीच, पीछे 2 लेग्स के बीच क्रॉस जरूर होना चाहिए, जैसे इस तरह का क्रॉस दोनों लेग में होना चाहिए, ताकि साइड से विंड आए या कैसे भी करके वो जो 2 लेग्स हैं वो एक दूसरे को उनकी सपोर्ट हो और वो हिलेंगी नहीं। कुछ भी आंधी तूफान आएगा तो आपका प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने प्लांट को आंधी तूफान से बचा सकते हैं, डैमेज होने से। जिन्होंने नया प्लांट लगवाना है वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और जिनके लगा हुआ है तो उनके अगर क्रॉस या ब्रेसिंग नहीं है प्लांट में तो अपने वेंडर को या किसी भी वेंडर से बात करके वो लगवा सकते हैं। उस पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपका प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। इसी तरह की वीडियोस हम आगे भी डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।